हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। एंड लेट मी रिपीट हियर, हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हम लोग एम लक्ष्मीकांत जो सर हैं उनकी इंडियन पॉलिटी की लेटेस्ट 7th एडिशन है, उसे डिटेल में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1 to 30 चैप्टर्स देख चुके हैं डिटेल्स में। इन चैप्टर्स में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आपको इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिनमें ये सारे चैप्टर्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है चैप्टर नंबर 31, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर्स में। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले जो हमने बात की थी, जब हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हु इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हु हैड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम स्कीम हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर स्टेट लेवल पे देखने को मिलती है। स्टेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको हेड कौन करते हैं, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उसके अंदर हमें पता है जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको हम डी फैक्टो हेड भी बोलते हैं, वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। जबकि जब गवर्नर डिस्कस कर रहे थे, जब हमने बात की थी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या डी जूरे एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो होते हैं गवर्नर स्टेट के, बट डी फैक्टो या रियल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, जिनके हाथ में रियल पावर देखने को मिलती है। अगर पूछा जाए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे कौन होते हैं तो चीफ मिनिस्टर, जबकि हेड ऑफ द स्टेट लेवल पे पूछे तो गवर्नर, और हेड ऑफ द स्टेट नेशनल लेवल पे कौन है, प्रेसिडेंट, और नेशनल लेवल पे अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछे तो प्राइम मिनिस्टर। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये बेसिक था चीफ मिनिस्टर का। देखिए अब बात करते हैं हम लोग अपॉइंटमेंट की कि किस तरीके से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। देखिए पहली चीज़ हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बताई गई है इन द सिलेक्शंस और द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई भी प्रोसीजर नहीं है, बट सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई है कि आर्टिकल 164 स्टेट दैट देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर who will be appointed by the governor। भाई गवर्नर जो है वो क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। आर्टिकल 64 सिर्फ इतनी बात करता है। लेकिन पता है हमें जो कन्वेंशन चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, गवर्नर जो है इज़ फ्री टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर। बट फ्री टू अपॉइंट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनकी विंस एंड फेमसिस में, अगर जनरल इलेक्शन हमें स्टेट में देखने को मिलते हैं और उसमें जो सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास अराउंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है हम बात कर चुके हैं, मोर देन 50% ऑफ द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी रिक्वायर होती है। अगर सीधी सी बात है उस समय यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई तो गवर्नर जो है इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर दैट जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जिनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है उनके लीडर को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करें। बट कई बार क्या होता है कि नो पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली, तब क्या करेंगे, गवर्नर में एक्सरसाइज हीज और हर पर्सनल डिस्क्रिप्शन इन द सिलेक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जब किसी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है तब डिस्क्रिप्शन पावर काम आता है किसका, गवर्नर का, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ऐसी सिचुएशंस में गवर्नर क्या करते हैं, जनरली जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होती है या फिर कोई कोलिशन गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर कोलिशन बना रही है, असेंबली बनाई उन्होंने, तो उनके लीडर्स को एज अ चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है। और फिर एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद असेंबली के अंदर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बोला जाता है कि पहले आप अपॉइंट कर देते हैं गवर्नर किसको, चीफ मिनिस्टर को, फिर चीफ मिनिस्टर अपनी क्या करते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो हाउस के अंदर प्रूव करते हैं। जनरली विद इन अ मंथ का टाइम पीरियड होता है, कन्वेंशन है ये भी फिक्स नहीं है, याद रखना। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं, तो गवर्नर may have to exercise his or her individual judgment in the selection and the appointment of the chief minister when the chief minister in the office dies suddenly। जब क्या है भाई, चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी अपॉइंट कर चुके हैं पर चीफ मिनिस्टर सडनली क्या हो गए, डाई हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उस समय चीफ मिनिस्टर अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन, इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन जजमेंट का यूज़ करके क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर। बट जनरली क्या होता है, जब कोई ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर की अगर डेथ होती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उनमें से ही अपने एक लीडर को चुनती है और गवर्नर को बोला जाता है कि आप इनको एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दो। तो ये चीज़ें अपने देखने को मिलती है। तब गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं होती, क्यों, क्योंकि गवर्नर का डिस्क्रिप्शन कब काम आएगा, जब मेजोरिटी नहीं होगी। पर यहाँ पे तो मेजोरिटी है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर की डेथ हुई है तो गवर्नर को कोई एक और नाम सजेस्ट कर देगी, पॉलिटिकल पार्टी कमेटी उनकी बैठ के डिसीजन लेके तो उसको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट
प्रूव और हीज और हर मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर हीज और हर अपॉइंटमेंट एज अ चीफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है कि भाई गवर्नर क्या करेंगे, पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर को बोलेंगे अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, किसमें, लोअर हाउसेस के अंदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले मेजोरिटी का बोलेंगे उसके बाद अपॉइंटमेंट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में ये चीज़ें नहीं लिखी हैं कि आप पहले अपॉइंट कर दो और उसके बाद मेजोरिटी अपनी साबित कर दो। ये चीज़ें नॉर्मल सिचुएशंस में हमें देखने को मिलती है। पहले मेजोरिटी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसा कोई पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसको भी क्या है, एज अ चीफ मिनिस्टर या एज अ एनी मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। बट अगेन कंडीशन आती है जो हमने पहले भी देखी थी, विद इन द 6 months ऑफ हीज और हर अपॉइंटमेंट ही और शी हैज़ टू प्रूव हीज मेजोरिटी और टू बिकम द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या है, मेंबर बनना होता है विद इन द 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किसी को भी मिनिस्टर या एमपी या फिर एमएलएज वगैरह बनाया जा सकता है विदाउट बीइंग द मेंबर, यस बनाया जा सकता है, बट विद इन द 6 months उसे क्या करना होगा, अपॉइंट या फिर नॉमिनेट होकर हाउस का मेंबर बनना होगा। इसी के रिगार्डिंग सरकारिया कमीशन है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करता है। उन्होंने क्या की थी, अपनी कुछ रिकमेंडेशन भी दी थी इन द सिलेक्शन और द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये रिकमेंडेशंस क्या है, अगर हम देखें बात करें, सबसे पहले रिकमेंडेशन तो इनकी यही थी कि कभी कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरियस पार्टी है जिनके पास वाइडेस्ट स्प्रेड मेजोरिटी देखने को मिलती है, तो गवर्नर क्या करेंगे, उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले इनवाइट करेंगे। तो ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन की बात है। दूसरी रिकमेंडेशन की बात करें तो गवर्नर टास्क इज़ टू बी see that a government is formed and not try to form the government which will pursue the policies which he or she approves। तो ये चीज़ें भी उन्हें इंश्योर करनी होती है कि वो जिस पॉलिसीज़ को अप्रूव कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है उन पॉलिसीज़ को अप्रूव कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा इनकी रिकमेंडेशन जो है सरकारिया कमीशन की हमें देखने को मिलती है कि इफ़ देयर इज़ अ सिंगल पार्टी हैविंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनको क्या है, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। ये भी उनकी रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। बट हाउएवर if there is no such a party, then the governor should select a chief minister from among the following parties or the group of the party by sounding them in turns in order to preference indicated below। तो जब क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, उस समय गवर्नर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। किसके लिए, तो अपॉइंट करने के लिए एज अ चीफ मिनिस्टर। क्या क्या चीज़ें कि भाई जो भी अलायंस है ऑफ द पार्टीज़ दैट वाज फॉर्म प्रायर टू द इलेक्शंस, कि भाई इलेक्शन से पहले कई बार क्या होती है कि कुछ पार्टीज़ मिलके एक अलायंस फॉर्म करती है। जैसे कि अब जो 2024 के जो इलेक्शन थे उसके बिफोर इलेक्शन हमने देखा था इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ था जिसमें वेरियस पॉलिटिकल पार्टी थी। तो सबसे पहले गवर्नर को ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो प्री पोल अलायंस हैं उनकी वो अलायंस क्या थी, उन्होंने मेजोरिटी ली या नहीं है। अगर ली है, उनके अलायंस के पास मेजोरिटी है, तो उनके मेंबर्स को एज अ चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए बुलाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। इसके अलावा द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इज टेकिंग द क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ द अदर इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट्स। ये कौन सी ऐसी पार्टी है जो लार्जेस्ट पार्टी है, भले मेजोरिटी नहीं कर पा रही बट क्या वो किसी ना किसी कोई इंडिपेंडेंट मेंबर खड़ा होकर जीत चुका है, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है या नहीं, तो ये चीज़ें इंश्योर करनी है। इसके अलावा पोस्ट इलेक्टोरल कोलिशन अगर पार्टीज़ बनती है तो उनको भी ध्यान देना, अगर पोस्ट इलेक्टोरल कोई सही कोलिशन बन जाता है जिनके पास मेजोरिटी होती है और कंसेशन होती है आपस में कि दिस पर्टिकुलर लीडर शुड बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, तो वो ये भी कंसिडर करनी है किसको, गवर्नर को, टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस बन जाती है ऑफ द पार्टीज़ की, विद सम ऑफ द पार्टीज इन द अलायंस फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एंड द रिमेनिंग पार्टी इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट हो गया फ्रॉम द आउटसाइड। तो पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस जो हमने बात की वैसा ही है कि पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस भी अपॉइंट की जा सकती है। ऑलराइट, इसके अलावा गवर्नर को ये चीज़ें इंश्योर करनी है कि जब भी ये जो कंडीशंस फुलफ़िल करने के लिए गवर्नर जो है वो चेक करेंगे, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ चीफ मिनिस्टर उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो एट द एंड, ये चीज़ें गवर्नर को इंश्योर करनी होती हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखना है गवर्नर को। इसके अलावा अगर कोई चीफ मिनिस्टर है उसके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी हैं तो उसको एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया लेट से गवर्नर ने, तो विद इन द 30 days और बिकम चीफ मिनिस्टर, उसको क्या करना होगा, अपनी मेजोरिटी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रूव करनी होगी। तो 30 days का क्राइटेरिया हमें याद रखना है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो क्या करते हैं सरकारिया कमीशन है उन्होंने दी थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर बाय होम, बाय द गवर्नर। तो ये सारी कंडीशन है जिनमें से कुछ कंडीशंस हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए जब चीफ मिनिस्टर जो हैं वो क्या एज अ ओथ लेते हैं
तब क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उनकी ओथ के अंदर। तो देखिए, जब भी चीफ मिनिस्टर उनके ऑफिस में एंटर होते हैं उससे पहले उन्हें क्या करनी होती है, ओथ या अफर्मेशन लेनी होती है। अगेन ओथ किसके लिए अंदर किसके लिए होती है, जो बिलीवर्स होते हैं इन द गॉड। अफर्मेशन किसके लिए, तो एथिस्ट या फिर जो नास्तिक होते हैं उनके लिए अफर्मेशंस होती हैं। क्या बोलते हैं वो जब ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं, टू बियर द ट्रू फेथ इन द एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली डिस्चार्ज and consciously discharge the duties of his or her office and to do the right to all the manners of the people in accordance with the constitutions and the laws without fear, favor or the affections or the ill will। तो इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं वो, जब भी अपनी ओथ लेते हैं, जब भी अपनी शपथ लेते हैं, तब ये सारी चीज़ें अपनी शपथ के अंदर बोलते हैं। इसी के साथ साथ उनको अपनी ओथ में ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेनी होती है। ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंदर क्या चीज़ें होती है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है उस पर्टिकुलर स्टेट की सोवरेनिटी सिक्योरिटी के लिए, तो वो चीज़ें जो है वो ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, रिवील करेंगे एनी पर्सन को, जो उनके लिए कहीं ना कहीं रिक्वायर नहीं है। तो ये चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ें ओथ ऑफ सीक्रेसी में भी अपनी ओथ लेनी पड़ती है और बताना पड़ता है ये चीज़ें कि भाई देखो कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है उनके पास जो जनरल पब्लिक के इंपॉर्टेंस के लिए है भी नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन क्योंकि स्टेट की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें चीफ मिनिस्टर रिवील नहीं करेंगे, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिवील नहीं करनी है। तो ये है ओथ ऑफ सीक्रेसी, वो भी उन्हें क्या करना होता है, अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय ध्यान रखना होता है और ओथ लेनी होती है। चीफ मिनिस्टर की टर्म्स की बात करें तो ये फिक्स नहीं है, याद रखना। He or she hold the office during the pleasure of the government, but again पर्सनल प्लेजर नहीं होता है जब तक वो मेजोरिटी क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तब तक वो अपनी पोस्ट हेल्ड करते हैं। और he or she cannot be dismissed by the governor as long as he she enjoy the majority support in the legislative assembly, हमने बात कर लिया। But if or she loses the confidence of the assembly, he or she must have to resign or the government can be dismissed by him or her। कि भाई मेजोरिटी नहीं है तो आपको तुरंत रिज़ाइन देना पड़ेगा, पर नहीं अगर मेजोरिटी है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। जनरली 5 ईयर्स के लिए क्या होता है, असेंबली का ड्यूरेशन 5 ईयर्स का होता है, तो 5 ईयर्स तक वो अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। राइट, इनकी सैलरीज़ वगैरह की बात करें हम लोग कि कौन कौन सी सैलरीज़ वगैरह, तो जितने भी सैलरी अलाउंसेस हैं चीफ मिनिस्टर के, वो कौन डिटरमाइन करती है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिटरमाइन करती हैं। सैलरी के अलावा, सैलरी या अलाउंसेस हो गए, इसके अलावा उनको बहुत सारे पेएबल भी देखने को मिलते हैं मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को। उनको कुछ समचूरी अलाउंसेस भी देखने को मिलते हैं, फ्री अकोमोडेशन देखने को मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, सारी फैसिलिटी चीफ मिनिस्टर्स को भी देखने को मिलती हैं जो एक नॉर्मल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को भी मिलती है। ऑलराइट, तो ये है ओथ के अंदर क्या क्या चीज़ें बोली जाती है, क्या टर्म्स एंड ऑफिस देखने को मिलती है चीफ मिनिस्टर की, और उनकी सैलरी वगैरह कौन डिटरमाइन करता है, ये बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें हम कुछ पावर एंड द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो देखिए पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर जो है उसको हम लोग अलग अलग हेड्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या क्या पावर होती है किसकी, चीफ मिनिस्टर की, रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर जो है कौन कौन सी उसके पास पावर होती है, क्योंकि वो क्या है, हेड करता है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो क्या क्या पावर है उनके पास एज अ हेड ऑफ द चीफ, एज अ हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फर्स्टली गवर्नर ओनली उन मेंबर्स को मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जिनको चीफ मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दिया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होंगे वो डिसाइड करेंगे चीफ मिनिस्टर, वही एडवाइस देंगे गवर्नर को, और गवर्नर उन्हीं मेंबर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। वो अलोकेट कर सकते हैं, रिसफल कर सकते हैं पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्ट्रीज, भाई कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी है, रिसफल करनी है, चेंज करनी है, रिवर्स करनी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कौन डिसाइड करेंगे, चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे। और ही और शी कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइस द गवर्नर टू डिसमिस हिम और हर इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ये पावर भी उनके पास होती है, भाई किसी भी मिनिस्टर को रिज़ाइन के लिए बोल सकते हैं, अगर वो नहीं मानते तो गवर्नर को बोल के उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पूरी पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही होती है। वो प्रिजाइड भी कर सकते हैं ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है स्टेट लेवल की, तो उसको हेड करते हैं और वो गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर। हर एक मिनिस्टर क्या कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में क्या चीज़ चल रही है, उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, चीफ मिनिस्टर की है, जबकि इमीडिएट रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स की देखने को मिलती हैं। ही और शी कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भाई अगर देखो चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर उसको हटा दिया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर है
उसकी डेथ हो गई या वो हटा दिया उसको ऑफिस से, तो सिर्फ एक वैकेंसी होती है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में। चीफ मिनिस्टर उसको चाहे तो भर भी सकते हैं और ना चाहे तो उसको वैकेंट भी रख सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर, ऐसा बोला जाता है चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्ट्रीम्स एंड सिंग्स टुगेदर। चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी नहीं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने वाला कौन है, गवर्नर है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अगर एक दो मिनिस्टर इधर उधर हो गए तो चीफ मिनिस्टर उनको वापस से अपॉइंट कर सकते हैं। तो इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की ओवरऑल हम बोल सकते हैं सुप्रीम पावर देखने को मिलती है। इन रिलेशन टू गवर्नर की बात करें तो क्या क्या पावर्स हैं। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर जो होता है इज़ अ प्रिंसिपल चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर क्या करता है भाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लेने वाले हैं लिए गए वो गवर्नर को क्या करता है, चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को वो सारे डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्पेसिफाई करता है। ये डिसीजन की बात करें तो इन डिसीजंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। भाई स्टेट के अफेयर्स से, एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी ऐसे डिसीजन लिए तो उनको गवर्नर तक पहुँचाने का काम किसका है, भाई सीएम का, चीफ मिनिस्टर का। To furnish such a information related to the administrations of the affairs of the state and propose for the legislations as the governor may call for। गवर्नर ने अगर कुछ एडवाइस दी कोई लेजिस्लेचर्स पे काम करना है तो वो भी चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही बताते हैं। और साथ ही साथ इफ़ द गवर्नर शो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर्स ऑन विच अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय अ मिनिस्टर बट हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। कोई भी मिनिस्टर ने इंडिविजुअल कोई डिसीजन लिया है, काउंसिल ने उसके ऊपर अभी तक काम नहीं किया, बैठक नहीं किया है, तो उस मिनिस्टर का भी डिसीजन गवर्नर तक कम्युनिकेट करना होता है और चीफ मिनिस्टर उसको करते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल्स की बात करें, स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट के वकील होते हैं, चेयरमैन हो गए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गए एंड सो ऑन। तो इम्पोर्टेंट ऑफिस जो हैं इनको क्या करना है, अपॉइंट करना है, तो वो करेगा कौन, गवर्नर, पर उनको एडवाइस कौन देंगे, चीफ मिनिस्टर। तो ये वाली पावर्स भी हमें देखने को मिलती है इन रिलेशन टू गवर्नर विथ हुम, विद द चीफ मिनिस्टर। फिर और कुछ पावर की बात करें इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर्स के रिगार्डिंग क्या पावर्स होती है। सबसे पहले वही क्या करते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर ही एडवाइस देते हैं गवर्नर को विद रिगार्ड टू सम्मन करना हो या प्रोरोग करना हो सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशंस और विंटर सेशन, तीनों सेशन जो हैं उनको गवर्नर जो है वो क्या करते हैं, सम्मन करते हैं, प्रोरोग भी करते हैं, बट किसकी एडवाइस से, चीफ मिनिस्टर की। तो लेजिस्लेचर्स के रिगार्डिंग ये पावर चीफ मिनिस्टर की देखने को मिलती है। अगर डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को करना है तो वो गवर्नर करेंगे, बट अगेन एडवाइस किसकी होगी, चीफ मिनिस्टर की होगी। तो ये भी पावर है। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसीज़ अनाउंस करनी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस तो वो भी कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो ये कुछ पावर है जो चीफ मिनिस्टर की हमें देखने को मिलती है रिगार्डिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और पावर एंड फंक्शन जो कि किसके होते हैं, चीफ मिनिस्टर के होते हैं, तो सबसे पहले वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड। भाई स्टेट में किस तरीके से प्लानिंग होगी उसके लिए एक बोर्ड होता है जिसको पर्टिकुलर स्टेट प्लानिंग बोर्ड के नाम से जाना जाता है। गुजरात है तो गुजरात प्लानिंग बोर्ड है, तो उसके चेयरमैन होते हैं कौन, चीफ मिनिस्टर। तो ये भी उनकी पावर के और फंक्शंस के अंदर ही आता है। वो एज अ वाइस चेयरमैन के तौर पे काम करते हैं किसके, तो भाई सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है, अलग अलग टाइप की जोनल काउंसिल है अलग अलग रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल। तो इन जोनल काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो भी क्या होते हैं, रोटेशनल बेसिस पे चीफ मिनिस्टर ही देखने को मिलते हैं, जो कि 1 ईयर के ड्यूरेशंस के लिए होते हैं। जब सेंट्रल जोनल काउंसिल का बात करेंगे हम लोग तब बात करेंगे। बस इतना याद रखो कि जोनल काउंसिल क्या होती है, वो पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे ईस्टर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल। इनके की बात करें, इनके जो हम लोग क्या बोलते हैं, हेड की बात करें तो चेयरमैन के तौर पे प्राइम मिनिस्टर जनरली काम करते हैं और होम मिनिस्टर जनरली काम करते हैं, होम मिनिस्टर। पर इनके वाइस चेयरमैन के तौर पे कौन होते हैं, पर्टिकुलर स्टेट जो हैं उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं और 1 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशंस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल जो हैं उनके मेंबर्स भी होते हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग है उसके भी मेंबर होते हैं। दोनों के अपने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है या फिर इंटर स्टेट काउंसिल है, सभी के मेंबर्स होते हैं कौन, चीफ मिनिस्टर। जबकि इन दोनों के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चीफ स्पोक पर्सन भी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो तो हमें पता है। कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट करना हो तो उसके इन चीफ जो हैं वो भी क्या देखने को मिलते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे चीफ मिनिस्टर ही देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के।
इसके अलावा लीडर ऑफ द पार्टी इन द पावर भी होते हैं वो, और वो एक पॉलिटिकल हेड होते हैं किसके, सर्विसेज के, स्टेट की पर्टिकुलर सर्विसेज है उनके पॉलिटिकल हेड भी ये देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीफ मिनिस्टर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओवरऑल स्टेट। चीफ मिनिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, हम बोल सकते हैं क्रूशियल पोजीशन है एट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस। ऑलराइट, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें रिलेशनशिप विद द गवर्नर, कि भाई जो ये चीफ मिनिस्टर है उनकी गवर्नर के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ आर्टिकल्स हैं जो गवर्नर के चीफ मिनिस्टर के साथ किस टाइप के हम बोल सकते हैं ऑफिशियल रिलेशंस हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 163 की बात करें तो ये क्या बोलता है आर्टिकल कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड to aid and advise to whom, to aid and advise the governor on the exercise of his or her function except in so far as he or she is required to exercise in his or her discretions। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, और गवर्नर को इनकी एडवाइस के ऊपर क्या करना होता है, एक्ट करना होता है, एक्सेप्ट कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें गवर्नर के पास डिस्क्रिशन पावर भी है। तो आर्टिकल 163 ये रिलेशंस की बात कर रहा है चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स के बीच में। इसके अलावा अगर आर्टिकल 164 की हम लोग बात करें तो वो क्या बात करता है कि भाई चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड द अदर मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय हुम, बाय द गवर्नर बट ऑन द एडवाइस ऑफ हुम, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और मिनिस्टर शेल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ अ गवर्नर, अगेन खुद का पर्सनल प्रेशर नहीं है, चीफ मिनिस्टर सलाह देंगे उसके अकॉर्डिंगली गवर्नर क्या करेगा, मिनिस्टर जो है उनको उनके अकॉर्डिंग रखेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोअर हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे सेंटर में क्या होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, वैसे स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसके अलावा अगर आर्टिकल 167 की बात करें तो आर्टिकल 167 क्या बात करता है, it shall be duty of the chief minister to communicate the governor of all the state decisions of the council of minister related to the administrations of the affairs of the state government। तो चीफ मिनिस्टर एज अ लिंक का काम करते हैं बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस अफेयर से गवर्नर को कम्युनिकेट करना, ये भी क्या है चीफ मिनिस्टर का काम है अंडर द आर्टिकल 167। और इफ़ द गवर्नर सो रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई, कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया बट काउंसिल ने उसको अभी तक कंसिडर नहीं किया, तो ये डिसीजन को गवर्नर तक कम्युनिकेट कौन करेंगे, सीएम करेंगे। ये भी पावर अंडर आर्टिकल 167 ही देखने को मिलती है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द सीएम एंड द गवर्नर। तो ये था हमारा चीफ मिनिस्टर्स पूरा ओवरऑल चैप्टर। कुछ आर्टिकल्स हमें याद रखने 163, 164, 167, 166 भी है जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट की बात करता है, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को काम करना है। 177 भी याद रखना है जो राइट ऑफ द मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट टू द हाउस, भाई राइट ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर्स के क्या राइट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये चीज़ें आर्टिकल 177 के अंदर देखने को मिलती हैं। ऑलराइट, तो ये है चीफ मिनिस्टर जो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इनको कंपेयर कर सकते हैं सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर के साथ। बट अगेन चीफ मिनिस्टर का जो जुरिडिक्शंस होता है विद इन स्टेट होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर का हमको ओवरऑल इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर कर लीजिए अगर फर्स्ट सम टाइम आप लोग विजिट कर रहे हैं इस चैनल्स पे। ऑलराइट, तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में विद द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर नंबर 32। तब तक के लिए जय हिंद।